नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम जानेंगे कृषि के बारे में। सन 1951 से लेकर 1956 तक जो योजनाएं बनी थी, या फिर 1951 से लेकर 2017 तक जितनी भी योजनाएं बनी थी, तो उन योजनाओं से कृषि क्षेत्र में कितना फायदा हुआ ये हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे? जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। क्या लिखा है आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई न ही समता रह पाई। बिल्कुल पढ़ा था, हमने फर्स्ट अध्याय में पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र गतिहीन था, ना तो उसमें समृद्धि मतलब विकास था और न ही उसमें समता, ना ही वो रुकी हुई थी, वह गतिहीन थी, ना परिवर्तन हो रहा था और ना ही किसी प्रकार की गति हो रही थी। तो क्यों ऐसा हुआ? क्या लिखा है, पढ़ो। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा। कृषि जो गतिहीन थी, तो इसकी गतिहीनता के बारे में स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उसके बाद जो नेताएं बने थे, जैसे प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हों को इन बातों के बारे में सोचना पड़ा, इन मुद्दों पर सोचना पड़ा कि कृषि की गतिहीनता का क्या कारण था। उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में क्रांति का संचार किया। उन्होंने भू सुधारों मतलब भूमि का सुधार कैसे हो, इस बात को लेकर और फसल के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग करके भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। तो सबसे पहले भू सुधार के बारे में पढ़ते हैं। भू सुधार का क्या अर्थ है? लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की जो भू धारणा पद्धति थी, भू मतलब भूमि, उसमें जमींदार और जागीरदार, जमींदार कौन है? जमीन का मालिक। और जागीरदार कौन होता है? जिससे राजाओं से जमीन मिलती थी। तो इनका वर्चस्व मतलब इनका अधिकार था। ठीक है, फिर आगे लिखा, ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। ठीक है, कोई काम नहीं करते थे। जमींदार क्या करता था? किसानों से काम कराता था, लगान लेता था, लगान नहीं दे पाता था तो उनका शोषण करने लग जाता था। ठीक है, कुछ जगह उनकी जमीनों को छीन ली जाती थी। तो आगे बोला है इसने कि ये जमींदार और जागीरदार कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ लगान पर निर्भर रहते थे। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। इनकी लगान वसूली और खेती में कोई सुधार न करने के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। समानता लाने के लिए मतलब सभी को समान अधिकार मिले। मतलब कहने का मतलब है जैसे ये एक जमीन है, ठीक है, अब 4 हिस्से कर लेते इसके। ठीक है, सही हिस्से नहीं हुए, सही हिस्से करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं, फिर भी कम ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो कृषि में समानता नहीं थी। समानता का मतलब है कि ये 4 व्यक्ति है, ठीक है, A B C D, तो इन चारों का हिस्सा समान नहीं था। इन चारों का हिस्सा समान नहीं था। किसी का हिस्सा ज्यादा था, किसी का कम था। ठीक है, कुछ इस तरीके के हिस्से थे, ये आप देख लो, कम ज्यादा थे, तो समानता नहीं थी। फिर आगे लिखा है जिसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन लाना था, मतलब खेती करने वाले व्यक्ति में भी परिवर्तन लाना था। स्वतंत्रता के समय 1 वर्ष के बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। बिचौलियों का उन्मूलन मतलब जो बीच में जमींदार काम करते थे, उन्मूलन, उनको हटाने का प्रयास किया गया। और वास्तविक कृषक मतलब जिसकी जमीन है उसी को उसका स्वामित्व बनाया जाए। तो वास्तविक कृषक को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। अगर स्वयं की जमीन होगी तो व्यक्ति उसमें पैसा लगाएगा और उस पैसे से लाभ नुकसान से वो नहीं डरेगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। अगर एक व्यक्ति की स्वयं की भूमि होगी तो वो उसमें निवेश करने से नहीं डरेगा, बशर्ते मतलब शर्त उससे पैसा उपलब्ध करा जाए। तो अनेक बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए।
दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। अधिकतम सीमा निर्धारण मतलब सभी की सीमाएं निर्धारित कर देना, ए की इतनी है, बी की इतनी है, सी की है, डी की, ऐसे सबकी अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित कर देना। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। मतलब कि ये जो भूमि है, अब इसमें सबके हिस्से, किसी का हिस्सा इतना, किसी का हिस्सा ज़्यादा, किसी का हिस्सा कम, फिर इतना, तो ऐसे सबके अपने अपने हिस्से ए बी सी डी ई सबके अपने अपने हिस्से निर्धारित करना। कुल मिला के भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। सबने अपने अपने हिस्से जो फैला रखे थे बिना किसी दावे के, बिना किसी स्वामित्व के, सब एक दूसरे की जमीन पर जो आधिपत्य कर रहे थे उसको कम करना था। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। जो बीच में जमींदार लोग थे उन्हें हटा दिए गए। ठीक है, तो क्या हुआ, 200 लाख काश्तकार मतलब खेती करने वाले व्यक्तियों का सरकार से संपर्क हुआ तथा वे जमींदार के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिला। मतलब अब सबको अपने अपनी जमीन का मालिक बना दिया गया, सभी को अपना अपना हिस्सा दे दिया गया। इससे कृषि उत्पादनता में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता की लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। समानता मतलब सभी को बराबर भूमि दे देना। आज भी हमारे देश में कृषि में असमानता ही है, किसी के पास ज्यादा हिस्सा है, किसी के पास कम है, समान भूमि किसी के पास नहीं है। कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि जैसे एक समानता का मतलब हम मान सकते हैं कि कोई भी एक चीज हो तो दोनों के पास बराबर हो, दोनों के पास बराबर नहीं। हम देखते हैं किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है, किसी के ज्यादा फसल उत्पादित होती है, किसी के यहाँ कम होती है। ठीक है, फिर लिखा है कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। जब जमीन को समान हिस्सों में बांटने का प्रयास चल रहा था तब कुछ जमींदारों ने क्या किया कि कानून की कमियों का लाभ उठाकर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया, मतलब खेती करने वाले व्यक्ति को निकाल दिया गया, लगान का बहाना लेके, कुछ भी बहाना लेके उनका शोषण किया और उनको निकाल दिया गया। और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी होने का दावा किया कि हम ही इन जमीन के मालिक है। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों को भूमि सुधारों में कोई लाभ नहीं हुआ। क्या बोला कि कृषक को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद, मतलब जिसकी जमीन है उससे भूमि का मालिक बना दिया गया, फिर भी निर्धनतम कृषि श्रमिक जो गरीब किसान है उनको भूमि सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे बटाईदार हो गया, भूमिहीन श्रमिक हो गया। भूमिहीन जिसके पास जमीन नहीं है, और बटाईदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किराए की जमीन पर, किराए की भूमि पर खेती करता है और जो फसल उत्पादित करता है वो उसकी नहीं होती है। फिर आगे लिखा अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण में कानून की भी अनेक बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। मतलब भूमि को लेकर जो वाद विवाद चल रहे थे तो जमींदारों ने ऐसा बोलते हैं कानूनी रूपरेखा का देर होने के कारण अपने दूसरे रिश्तेदारों के नाम पे जमीनों को करके कुल मिलाकर जमीन पर अपना ही हक रखा। कानून में भी अनेक कमियां थी जिनके द्वारा बड़े जमींदार ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लाभ उठाए। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के लिए प्रतिबद्ध थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार वास्तविक किसान को भूमि देने के लिए प्रतिबद्ध थी। जिसकी जमीन है उसी को उसकी भूमि का मालिक बनाया गया। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी। अतएव आज तक जोतों में भारी असमानताएं बनी हुई है। आज भी खेती में असमानताएं बनी हुई है, समानता नहीं है। आज भी खेती में बराबर का हिस्सा नहीं है, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का कम, किसी का ज्यादा, इस तरीके के हिस्से हैं। तो आया आपको समझ में? अगर नहीं आया, कोई डाउट है, कोई शब्द का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आप पूछोगे और मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। Thanks for watching this video. Bye bye.